प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आयशा राना और आज का हमारा टॉपिक है 23 मार्च और पाकिस्तान। जैसा कि सब जानते हैं मार्च का महीना चल रहा है और मैं बताती रहती हूं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान पर करें। पाकिस्तान की आजादी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि कश्मीर हमारा मुकम्मल तौर पर हिस्सा नहीं बन जाता। आज भी हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाई जो हैं वो मुसलसल आजादी की तरफ गामजन हैं और उसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। तो आज हम कश्मीर पे बात करेंगे, आज हम पाकिस्तान पे बात करेंगे और हमारे पास स्टूडियो में आज खास तौर पे जो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है उसमें तशरीफ रखते हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं बशीर अहमद खान साहब जो कि श्रीनगर आजाद कश्मीर के रहनुमा हैं पीटीआई के और समाजी और फलाही कामों में पेश रहते हैं। तो हम आज इनसे कश्मीर पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे। आसिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी और मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे कि कश्मीर जो है उसको आप कब तक हमारे पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनता हुआ देखते हैं? बड़ी अच्छी बात की और हर दिल हर ख्वाहिश हर ज़बान ये दुआ करते हैं कि कश्मीर कल की बजाय आज आज़ाद हो, आज की बजाय अभी आज़ाद हो। लेकिन ये कोशिशें काविशें जारी और सारी हैं, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ हमारे अपने खत्ते के अंदर बल्कि आलमी सतह पे कश्मीर में जितनी साजिशें होती हैं उसका तस्वर नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक के अपने मफादात हैं, हर कौम के, हर मुल्क के और हर बड़े मुल्क है। वो ये चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद ना हो, डिवाइड रहे, क्योंकि उनके बहुत से मफादात और हम उसी में उलझे रहे हैं। इनमें से मैं चंद एक का सिर्फ जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी लंबी डिबेट इसके जी जी। मसलन उनका सबसे बड़ा फायदा ये है इस मुल्क को, इन मुल्कों को, दोनों मुल्कों को असले की तकसीम जारी और सारी रहे। उनसे उनकी सनतें चलती हैं, उनका उनसे कारोबार चल रहा है, उनका उनसे पैसे बढ़ते हैं, उनसे उनके मुल्क चलते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि ये दो लड़ते रहें ताकि हमारा असला बिकता रहे, हमारी साजिशें चलती रहें, हमारा वर्किंग डिस्टर्ब होती रहे इनके साथ। लेकिन ये कब तक, जब अभी जैसे आपने देखा पिछले कई सालों से कश्मीर ने आवाज उठा दी आज़ादी की। जी बिल्कुल। कश्मीर तो पहले दिन से 1948 से पहले जंग हमारे इसी के साथ हुई थी बिल्कुल, और अभी तक मुख्तलिफ जंगें होती रहती हैं और मुख्तलिफ जड़बें जो उसका तो शुमार ही कोई नहीं कि कितनी जड़बें हमारी सरहदों में जारी और सारी रहती हैं। लेकिन दुश्मन को ये पता है कि पाकिस्तान एक हकीकत है, एक ताकत है जिसको वो मगलूब नहीं कर सकता और ना ही उसमें इतनी जुर्रत है कि आंखें डाल के देख सके। जिसकी मैं एक मिसाल दे के 28-27 फरवरी का जो वाक़या था जिसमें हमने उसके जहाज़ को गिरा दिया और उसके पायलट को बड़े अच्छे तरीके से पंजाबी के मोम करके भेजा, फेंटा भी गया, मोम भी किया उसको। इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा। बिल्कुल जी। बशीर अहमद खान साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप माशाल्लाह से श्रीनगर कश्मीर की तरफ से पीटीआई के रहनुमा भी हैं, तो आप इसको कब तक मुकम्मल तौर पे हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं? थोड़ी तस्वीर करता हूँ, ये मकबूजा कश्मीर से तल्लक है इनका श्रीनगर से और ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त रह रहे हैं और यहाँ से ये तो सर वहाँ के भी कुछ हालात पे रोशनी डालिएगा, नाजरीन को बताएगा हमारे कश्मीर के हालात के बारे में। कश्मीरी इंतहाई मुश्किल वक्त में है जी। आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। आपको मैं बताता चलूँ कि कश्मीर की तारीख बहुत पुरानी है। कश्मीर बड़े अमन की जगह होती थी जी। जो मुगल थे वो भी अपना सुकून और आराम हासिल करने के लिए और अपना रिलैक्स करने के लिए कश्मीर का रुख करते थे। बिल्कुल जी। मुगल रोड ये वो आज उन्हीं की निशानी है। शालीमार बाग श्रीनगर में जो है, बाकी और बिल्डिंग्स हैं। इस्लाम जब फैला दुनिया में तो कश्मीर में यहाँ से बड़े सगीर में इब्तदाई जो इलाके हैं जहाँ इस्लाम आया वो कश्मीर भी उसमें शामिल था। कश्मीर वाज अ गुड लिविंग प्लेस और जिसे आज जहन्नम बना दिया गया है। कश्मीरी जो थे वो बड़े मेहमान नवाज थे, बड़े वेल ऑफ लोग होते थे, उनकी तजारत अच्छी चलती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें मौसम बेइंतहा खूबसूरत दिए, बिल्कुल इलाके बेइंतहा खूबसूरत दिए हुए थे। वहाँ वो बड़े सुकून से रहते थे, बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। इस वक्त वो जहन्नम है और ना वहाँ इज्जतें महफूज हैं, ना वहाँ असमतें महफूज हैं, ना वहाँ कारोबार महफूज है, ना वहाँ घर महफूज है, ना लोगों की एजुकेशन है। मेरे वालिद साहब गए कश्मीर, मुझे इत्तेफाक नहीं हो सका जाने का, तो वो मुझे कहते हैं कि उनका ताल्लुक था एजुकेशन से। वो वहाँ कहीं किसी इदारे में चले गए, वहाँ बच्चों को पूछा पैदा कौन करता है, वो कहते थे अल्लाह पैदा करता है। इन्होंने पूछा मारता कौन है, वो कहते थे इंडियन फौज मारती है।
यहाँ ये इट इज एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग। मतलब अब वहाँ आप हमारे लिए तो ब्लेसिंग था कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान की शक्ल में मुल्क दे दिया। बिल्कुल। हम लोग भी यहाँ हिजरत करके आ गए, ये हमारे लिए जन्नत से कम नहीं। बेशक बेशक। और हमें इसका एहसास नहीं, हमें इसकी कदर नहीं, हमें कदर करनी चाहिए। जरा पूछे ना इंडिया में आज क्या होता है, गाय ज़बह करते हैं तो लोगों को गाय का गोबर खिलाया जाता है और जबरदस्ती डंडों से उनके मुंह में उसको घुसेड़ा जाता है और मारा जाता है। वहाँ इधर हम कितनी आजादी के साथ रहते हैं। बिल्कुल। जो मर्जी है इबादत करें, जो मर्जी है करें, जो मर्जी है कमाएं, जो मर्जी है खाएं। अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी हुई है हमें बिल्कुल भी कदर नहीं है। बेशक। हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। 23 मार्च को पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी जी। बिल्कुल। 23 मार्च को पाकिस्तान की बुनियाद लाहौर में रखी गई। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ कश्मीरी रहनुमा भी शामिल हुए। बेशक। और ये जो आपकी ना, अब तो वो लोग उस तरह नहीं समझते, कश्मीर बड़ी मर्दम खेज जमीन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ताल्लुक कश्मीर से है, इलामा इकबाल का ताल्लुक कश्मीर से है, ये जो इमाम खुमैनी है इनका भी कहते हैं ताल्लुक कश्मीर से था। और कश्मीर में बड़ा इल्मी मरकज होता था, लोग पढ़ते थे, लोग सुकून से रहते थे। इस वक्त उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, जब ये पार्टीशन हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ जंगें भी हुई, 48 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई। सबसे ज्यादा मुतासर जो लोग हुए ना वो कश्मीरी थे। कश्मीरी नहीं कदर लोगों को, कश्मीरियों ने कितनी कुर्बानियां दी जी। बिल्कुल। तसव्वुर में भी नहीं है। नहीं है। आप चले जाएं वहाँ, आपने सारा कुछ किया, लोगों ने वहाँ आपको सपोर्ट भी किया, प्रोटेक्ट भी किया। और जब फिर वहाँ इंडियन आर्मी गई होगी, वहाँ उन्होंने क्या किया होगा? हाँ जी। ये नहीं समझ आ रही लोगों को। बिल्कुल। कश्मीरियों की बड़ी अजियतनाक जिंदगी इस वक्त गुजर रही है। पूरे मोहल्ले जला दिए जाते हैं। जब वो अंदर घुसते हैं तो किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती, कोई नरमी नहीं बरती जाती। उस दिन मैं कहीं देख रहा था कि नीचे मकान गिर गया, नीचे से वो चीखें मार रहे थे कि अब हम नीचे हैं। उन्होंने कुछ फायर किया उनको और मार दिया। ये आपने खुद देखा? मतलब वीडियो चैनल से, किसी चैनल पर दिखाया उन्होंने और देखा, ऊपर से खुला, ऊपर से उन्होंने कहा कि अब तो हमें आग लगी हुई है मकान को, ऊपर से उन्होंने फायर मारे। नहीं, इतना जुल्म, इतनी ज्यादतियां कश्मीर में हो रही हैं। तो अभी 47 के बाद ये हुआ था तय कि ये इसके 3 ऑप्शन हो गए, या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा, या इंडिया के साथ जाए, या इंडिपेंडेंट रहे। वो हक खुद इरादियत उसे कहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। बाद में ये हुआ कि उसके बाद में चेंज करके इंडिया खुद चला गया था अक़वाम मुत्तहिदा में कि इनको ये ऑप्शन हम देंगे, या पाकिस्तान के साथ रहे तो या इंडिया के साथ रहे। उनको किसी सूरत जरूरत ही नहीं हो सकती कि वो इनको अलाउ करें कि हक खुद इरादियत दें। वो आज देंगे, 5 मिनट के बाद वो तो पाकिस्तान कैसा हो जाएगा। वो तो कोई बंदा नहीं चाहता उधर। मैं एक और मिसाल आपको दूं, आप सुन के हैरान रह जाएंगी। यहाँ इस्लामाबाद में वो मेरे रियल कजन, अच्छी उम्र की एक औरत आई वहां से जी। हमें मिलने के लिए। हम चले गए फैसल मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के हम बाहर निकले, वो ख्वातीन का लाता है, मर्दों का लाता है। बाहर निकले तो वो एक कॉलम के साथ चिमटी बोसे दे रही थी। मैंने कहा ये क्या करती हो, बोसे किधर दे रही हो? कहती है पहले खाना काबा, दूसरा पाकिस्तान। हमारे लिए ये है, वहाँ लोगों के ये जज्बात है। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हमें तो कदर ही नहीं, कदर नहीं है जी। बिल्कुल, पाकिस्तान की कदर नहीं है। पाकिस्तान है तो हम है, नहीं है तो हम नहीं है। बिल्कुल जी। बशीर अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी शाह साहब के कश्मीर के बारे में कायदे आजम का क्या नुक्ता नजर था, उस पर जरा रोशनी डालें अगर तो। अच्छी बात की, लेकिन आपने ये जज्बात सुने। बिल्कुल, ये वो जज्बात हैं जो डायरेक्ट इनके साथ बीती है। आप बीती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ बीती है। और ये लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान। बेशक। और जिस करब से बोले आप इसका अंदाजा कहीं कर सकते हैं जी। बिल्कुल। जहाँ तक आपने कादिर मोहम्मद जिन्ना की बात की, तो वो शुरू से इसके हक में थे। वो तो एक साजिश होगी रेड क्लिफ की कि उन्होंने इसकी तकसीम ऐसे कर दी, जैसे मैंने आपको कहा कि आदमी तो कोत का एक खास इस तरह इम्तियाज रहा कि डिवाइड एंड रूल। उन्होंने इस तरह इसकी तकसीम की कि ये सारा जिंदगी लड़ते रहे आपस में, हमारा असला बिकता रहे। लेकिन कादिर मोहम्मद जिन्ना ने एक रोल प्ले किया, और फिर हम सलाम करते हैं उस क़यादत को जिसने बगैर जंग लड़े इस खत्ते को आज़ाद कराया, पॉलिटिकली इसको आज़ाद कराया। कोई हमने कोई जंग नहीं लड़ी। दुनिया के अक्सर मार्ग जंग लड़ के उन्होंने अपने इलाके फतह कराए, अपने इलाके आज़ाद कराए। तो ये कादिर मोहम्मद जिन्ना की, और जैसे इन्होंने हवाले दिए
علامہ اقبال صاحب کا، جی، امام خمینی کا، بڑا مرتب خیز خطہ. اور یہ اس کی ہسٹری جو تقریباً، چونکہ میں نے 2 دفعہ رپورٹ تیار کی وہاں پہ جا کے، تو اس ہسٹری جو ہے تقریباً 5000 سال پرانی ہے کشمیر کی. اور جیسے نے کہا کہ خود کہ کشمیر جو مغل تھے وہ بھی یہاں وہاں پہ ریلیکس ہونے جایا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے بھی ان کو بڑا پروموٹ کیا. میں آئی بلانگ ٹو مدینہ گجرات، تو جب یہ مغل جاتے تھے واہ گارڈن سے گجرات قلعہ تھا ان کا، وہاں پہ رہتے تھے. پھر وہاں پہ یہ چاہتے تھے فتح پور سیکری، شاید سب کو یاد ہو، فتح پور سیکری ان کا سرد گرم دارالخلافہ ہوتا تھا. تو یہ وہاں پہ ریسٹ کرتے تھے، وہاں پہ جو بھی انہیں رہنا ہوتا تھا رہتے. پھر اسی طرز پہ یہ شالیمار باغ بھی اسی علاقے کی طرز پہ بنایا گیا. اچھا. اور ہمارے بزرگ جو تھے وہ چونکہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور انہوں نے پھر ان کو پروموٹ کیا اور بڑی عزت کرتے تھے. سادات کی خاص طور پہ آپ کو، اور انہی سادات نے کشمیر کے اندر بھی بڑی مضبوط جڑیں بنائی اور اسلام کا بول بالا کیا. اور اسلام بڑے لوگ ہیں، ہمدانی صاحب ہیں، اور بڑے نام اس وقت لیے جاتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ اسلام کی اشاعت کی اور اسلام کو فتح یاب کیا ہر جگہ سے ہر طریقے سے. اور لوگوں کے دلوں کو جینا، تلواروں سے نہیں جیتا، لوگوں بالکل دلوں سے، جی، اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی. تو آج جو حالت بن گئی، جیسے صاحب نے بتایا ہمارے دوست نے، کہ جو اس وقت حالت بن گئی ان کو جہنم بنا دیا گیا. قائدم کا صرف ایک ہی فکرہ اتنا بھاری ہے کہ انڈیا کی نندے حرام ہے، کشمیر پاکستان کی شہر رہ گئے. اب جب یہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو یہ ہے، وہ ٹوٹ ڈانگ ہے، کہتے ہیں ٹوٹ ڈانگ ہے، ہم کہتے ہیں ٹوٹ ڈانگ اور چیز ہوتی ہے، شہر ہے اور چیز ہوتی ہے. شہر کا تطلق ہے آپ کی زندگی اور موت سے ہے. اگر کشمیر آزاد ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر کشمیر آزاد نہیں ہوتا تو ہم انتہائی کرب میں، انتہائی تکلیف میں ہیں. اور ہر فورم میں یہ واحد ایسا ایشو ہے کشمیر کا جو پاکستان مسلم لیگ نے، جو کہ قائد اس کے سربراہ تھے، پاکستان مسلم لیگ نے اس کو ایسا ایشو نہ دیا. بے شک اب ڈیوائڈ ہو چکے ہیں مسلم لیگ بہت سی جگہوں پہ، لیکن آج بھی جب کشمیر کی آزادی کی بات ہوگی، 5 فروری کی بات ہوگی، کوئی بھی ان کا یوم ہوگا کشمیر کا، تو پوری قوم یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. کوئی تفریق نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ سنی ہے، یہ پیپل کیا ہے، یہ نون لیگ کیا ہے. وہ تو ہاں جی بالکل یکجا ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل یکجہتی، الحمدللہ. کشمیر ہماری یکجہتی کا ایک بہت بڑا علم ہے جس کو ہم نے اٹھایا اور اٹھائے رکھیں گے انشاءاللہ جب تک یہ آزاد نہیں ہو جاتا. آصف صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کشمیر کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے ہیں. اس کی بات کرنا بھی ہمارے پہ اتنا ہی فرض ہے جتنا ہماری پاکستان کے لیے ہم بات کرتے ہیں. تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ سوال جو ہے قائد اعظم کا کیا نقطۂ نظر تھا، یہ میں بریک کے بعد بشیر احمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی. تو چھوٹا سا لیتے ہیں بریک، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ہم بات کریں 23 مارچ اور پاکستان کو لے کے. ایک سوال جو کہ میں نے شاہ صاحب سے بھی پوچھا تھا، بشیر احمد صاحب آپ سے پوچھوں گی، کشمیر کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم کا کیا نقطۂ نظر تھا، اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ متعدد دفعہ کشمیر گئے. کشمیر کے بارے میں ان کی اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے جی، اور اگر شہرک نہیں ہے نا تو پھر جسم نہیں ہے، جان نہیں ہے، جان نہیں ہے. شہرک سے اوپر تو امپورٹنٹ ہے ہی کچھ نہیں، اس سے زیادہ کیا وہ مثال دیتے. آپ کو ایک اور میں اس میں اضافہ کروں کہ آپ کے تمام دریاؤں کا جو ہے نا منبع وہ وہاں ہی سے آ رہا ہے. اور حدیث ہے کہ کل شیء حی من الماء، کہ تمام زندگی جو ہے نا کسی بھی حشرات کی، انسان کی، وہ پانی سے ہے. بے شک پانی سے ہی زندہ رہتے. اگر پانی نہیں ہوگا نا ایوری تھنگ از ڈیڈ، بڑی بات کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں ایک تو ہمارا اسلام کا رشتہ، ہمارا کیا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ جو ہے بے شک وہ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ ہے. نیچرل جو رستے ہیں ہمارے وہ کشمیر کے پاکستان کی طرف آتے ہیں. ایسے ہی مظفر آباد سے
2.5-3 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाता है आदमी। अभी अगर हमें जाना पड़े वाया दिल्ली तो कई दिन लगते हैं। पानी का फ्लो जो है वो भी सारा वहां से है। इंडिया ने अब उस पर भी अपना वो डैम वगैरह बना कर नादका बंद करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है वो तो उनकी गवर्नमेंट को पहले ही शरारतें तो करता ही रहता है छोटी छोटी। उनकी गवर्नमेंट को पहले ही हम कहते थे वो हिंदुत्व का प्रचार कर लिए, लेकिन मोदी ने तो उसका सही बुनियाद रख दी। अभी तो अमेरिकन ने भी उसकी मजम्मत कर दी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में हो क्या रहा है हिंदुत्व। बिल्कुल। और वो इनका एक बहुत बड़ा जीनियस के संग अमेरिका का पड़ा हुआ वजीर है, वो कहता था कि तमाम लोग ये तमाम रिलीजन के लोग बराबर हो ही नहीं सकते। अच्छा। मतलब इक्वल्स जो हैं वो इस तरह इक्वल नहीं होते जिस तरह आप कहते हो कि मुसलमान और हिंदू इक्वल होगा, वो कहता है ये नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। तो वो उनकी सोच, इतने पढ़े लिखे और विजिलेंट लोगों की सोच का ये हाल है, तो आम आदमियों की क्या सोच होगी? आम आदमी तो इसी तरह जिस तरह वो उत्तर प्रदेश का उनका वजीर आला है जी, बिल्कुल हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है। बाबरी मस्जिद को उन्होंने क्या कर दिया, बाबरी मस्जिद थी उसकी जगह उन्होंने मंदिर, सब ड्रामा किया उन्होंने। असल में उसकी बाबरी मस्जिद की बुनियाद उन्होंने उखाड़नी थी, मुसलमानों की समझे बुनियाद थी रखी हुई, वो उसको तहस नहस करना, तो वो अपने मकसद में कामयाब जज्बात होते हैं ना मुसलमानों के, तो वो उनके साथ फिर तो कहीं और भी बन सकता था मंदिर, मस्जिद भी कहीं और बन सकती है, लेकिन इस तरीके से बनाना जुल्म अजीम है और दूसरों का दिल दुखाना। वो कहते हैं ना कि किसी का ढा दे मंदिर मस्जिद, तो लेकिन वो किसी का दिल ना, किसी के दिल को ना तोड़े। किसी को इन्होंने हमारे दिलों को तोड़ दिया। हिंदुस्तान के साथ मुसलमानों, इवन अब तो यहाँ नौबत आ गई है कि मुसलमानों का ही गुजारा नहीं हो सकता उसके साथ। कश्मीर को तो छोड़े, कश्मीर तो अलग हिस्सा है। कश्मीर तो पहले से ही अपना तन मन धन कुर्बान कर बैठे हैं, अपनी जानों की नजराने, लाखों जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल जी। कश्मीरियों की तो बात ही हो रही है, कश्मीरियों की कुर्बानियों की मिसाल उनका जज्बा बहुत ज्यादा है, उनके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा है। और ये जो इन्होंने जिस तरह फरमाया कि ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी है ये भी अपने मफादात देखते हैं, जिस मुल्क का जिसके साथ इकोनॉमिक फायदा हो वो उसी की सपोर्ट करता है, वो उसूलों पर कोई नहीं जाते हैं। बिल्कुल, बस सिर्फ बातों की तक ही है। कहा कि वो असला देते हैं इधर भी उधर भी, तो इनको आपस में टकराओ और बिल्कुल। अच्छा, ये बात जानना चाहूंगी मैं शाह साहब आपसे भी कि जो डिफेंस पे हमारा बहुत ज्यादा एक बजट खर्च हो जाता है, असले पे हम खर्च करते हैं, अगर ये ना हो तो ये मुल्क की तरक्की के लिए मेरे ख्याल से काफी फायदेमंद। आयशा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। असमें इस वक्त जितना बजट और दोनों तरफ का बजट, मैं आपको ये भी बताऊँ, ये उधर से भी इधर से भी नॉन ऑडिटेबल है। इन्हें दोनों आर्मी से पूछा नहीं जा सकता आपने कितना पैसा लगाया, कितना लेना है, कितना लगाना है, किसी ऑडिट रिपोर्ट में वो नहीं आता। इससे इनके भी हौसले बढ़ देते हैं और वहां से वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। लेकिन यही पैसा अगर मुल्क की तकरीर के लिए, मुल्क की तामीर के लिए, अवाम की तमीर के लिए लगे तो इसका कितना फायदा उससे आप सोचते हैं। हमें भी चाहिए यूरोपियन यूनियन की तरह पाकिस्तान को इस खिते की तरफ एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जिसमें हम जंग ना करें, लेकिन वो हर वक्त उसी लिए मुमकिन है जब इंडिया ये चाहे। क्योंकि इंडिया के अंदर खुमार है, इंडिया के अंदर एक घमंड है, इंडिया के अंदर बेफरा हुआ है कि मैं बड़ी ताकत हूँ, मेरे पास ज़्यादा असला है, मेरे पास ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत है, मेरे पास ज़्यादा इलाका है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इसके साथ जो हमारी सरहद है वो मतलब दुनिया की बड़ी सरहदों के साथ एक 1400 किलोमीटर की सरहद है हमारी इसके साथ, यानी लाहौर, सियालकोट, जेलम, ये सारा साइड इंडिया हमारे, ठीक है। और हर वक्त वो कोई ना कोई किसी न किसी बॉर्डर पे शरारत करता रहता है, जिसके लिए हमें भी करनी पड़ती है, उसकी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है और हम अच्छा जवाब देते हैं। और जब उसको जवाब मिलता है तो फिर थोड़ा सा सब्र करते हैं, सुकून आ जाता है और थोड़ा सा सुकून में बैठ जाता है, हाँ, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन खुदारा ये पूरी दुनिया का और खुसूसन हमारी ये अपील है इंडिया से कि वो इसको कम करे, जंग बंदी के मुआहदे पर अच्छी से सख्ती से अमल करे, ताकि अपने लोगों को भी बेरोज़गारी से बचाए, हमें भी रोज़गारी से बचाए। जो पैसा हमने असला और बरूद और तबाही के लिए लगाना है, क्योंकि देखें कोई भी बिल्डिंग, कोई भी शहर बनते ही कितना टाइम देता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे बमबारी करेंगे तो कितना बर्बादी होती है, वहाँ पे आप तोप का ढाने पे उसको रखेंगे तो कितना नुकसान हो जाए। लेकिन अगर पढ़े लिखे वाले फैसले किए जाएँ, जैसे बड़ी अच्छी बात की बेशीर साहब ने
کہ انہوں نے تو وہ تو کہتے نہیں کہ جیسے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے دو بڑے اصول ہیں، ایک سلامتی جی اور ایک مساوات. ہم نہ صرف اپنی سلامتی چاہتے ہیں، ہم خطے کی سلامتی چاہتے ہیں، دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں. اور اسی طرح مساوات ہم سمجھتے ہیں ہر بندہ ایکول ہے، ہر بندے کی ایک رائٹ ہے. جیسے حضرت عمر نے کہا کہ ہر بندہ آزاد پیدا ہوتا ہے اور اسے آزاد ہی رہنا چاہیے. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو نہیں مانتا. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فلیگ وائٹ فلیگ لے کے تو مذاکرات کر لیتے ہیں، لیکن ان فلیگ جو وائٹ فلیگ ہیں ان کو پرماننٹ نہیں رکھتے، ان کو پرماننٹ جگہ نہیں دیتے. مطلب نہیں بتا اور یہ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. جب ہم عید کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے جہازوں نے اٹیک کر دیا. جب ہم رات کو سو رہے تھے تو 65 میں انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہمارے پہ حملہ کر دیا. ہمارے ڈرپوک تو اتنے ہیں کہ ہمیشہ سے اسی طرح بس وہ ڈرپوک یہ ہوتا ہے کہ چھپ کے وار کرتے ہیں نا، سامنے آ کے وار کرتے ہیں. نہیں کرتے، اتنی ہمت نہیں ہے اس میں شاہ صاحب. اور بشیر احمد صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، جیسے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا یہ پتہ نہیں شاید تعریف ناجائز تعریف نہ ہو جائے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان نے جس طرح اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پیش کیا، جس انداز سے پیش کیا، جو الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا بالکل وہ آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ میں نے بھی سنی تھی ان کی ماشاءاللہ سے. وہ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ بالکل ٹھیک تھیں، وہ ہمارے دلوں میں اتر رہی تھیں، وہ سب کے دلوں میں اتر رہی تھیں، وہ مجھے لگتا ہے انڈینز کے دلوں میں بھی اتر رہی تھیں کہ انہوں نے سچ کہا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا. دے دینا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو آگے خود ارادیت دو، آگے سیلف ڈٹرمنیشن دیں، اس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آپ کا مالی نقصان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ تو انڈیا نے تو خود جا کے اقوام متحدہ میں کہا تھا، نہرو نے کہا تھا کہ ہم ان کو دیں گے اتنے ٹائم میں، وہ ٹائم بھی مقرر کیا تھا کہ اتنے ٹائم میں دے دیں گے ان کو سیلف ڈٹرمنیشن. تو دے دیں، آپ دے دیں. پھر لوگوں کی رائے تو برحق ہوتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو صحیح راستے پر چلتے ہیں، اجتماعی رائے تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ دے دیں. عمران خان نے اس دفعہ، اصل میں عمران خان کی ذاتی حیثیت بھی ہے، وہ ہم کہیں باہر اگر جائیں نا جی تو بعض اوقات ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے. میں ایک دفعہ ایجپٹ گیا، وہاں مجھے وہ کہتا تھا آپ ہند سے ہو، تو میں نے کہا نہیں ہند سے نہیں، میں تو پاکستان سے ہوں. تو وہ کہتا تھا عمران خان، اچھا وہ پاکستان، عمران خان، وہ عمران خان کا نام ہے جی، آپ مانے نہ مانے عمران خان کا نام ہے. انہوں نے اپنی آگے اس طرح وہ پولیٹیکل اپنی عزت کرتی ہے ان کی بہت زیادہ، اپنی انہوں نے پولیٹیکل انہیریٹنس سے لیگیسی نہیں کی کہ میرے بیٹے، ان کے بیٹے کس سے کم ہیں، کس سے کم ہیں، شکل صورت میں سب سے اچھے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں ان کو آگے لایا. وہ اپنے آپ کو فیئر چل رہے ہیں، وہ انہوں نے ان کا کوئی سکینڈل نہیں آیا، کوئی مالیاتی سکینڈل نہیں آیا، اس کو کمی بھی نہیں ہے کسی چیز کی. اللہ کے عمران خان نے تو بہت اچھا کشمیر کو ریپرزینٹ کیا. وی آر پراؤڈ آف دیٹ کہ کتنا انہوں نے کیا اور کتنے زور و شور سے کیا. اور ایون بار سے ایون ہمارے جو لوگوں سے کچھ ہے سلام دعا، وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے لیے یہ اس بندے نے جس طرح پیش کیا نا کشمیر کا مسئلہ، آج تک کوئی بندہ نہیں پیش کر سکا. اور ایک ویسے اپنی جگہ کی بات ہے، شاید لائٹ بات نہ ہو جائے، کیپیبلٹی نہیں تھی کرنے کی. ہاں جی بالکل آپ نے بات صحیح کی. لیکن میں شاہ صاحب کی تھوڑا سا اختلاف کروں گا، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ ہے نا، وہ چاہے نواز شریف ہو، چاہے بھٹو ہو، چاہے ایوب خان، کوئی بھی ہو، لیکن اس کے جو پیچھے ورکنگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایسٹیبلشمنٹ کی. اور ہماری تمام حکومتوں نے اپنے تئیں جو بھی ان کے اقدامات تھے وہ بڑے اچھے کیے. جیسے آپ دیکھیں سوری ٹو انٹرپٹ، کہ نواز شریف صاحب نے تو اپنے گلے ڈال لیا تھا سارا وہ دہشت گردی کے جو معاملات ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کریں گے، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹمی پاور بنیں گے. پتہ اس طرح کے اقدامات باتیں کرنے میں اور عمل کرنے میں بڑا فرق کر کے دکھائے نا. دنیا دیکھیں 7ویں بڑی طاقت ہے، ہم 7ویں بڑی طاقت ہے پوری مسلم دنیا کے اندر، پہلی ایٹامک پاور ہے. تو یہ ہمارے جو بھی تھے، میں کسی بھی حکومت کی حمایت یا اختلاف نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کی پالیسی پہ یہ جو کشمیر کے حوالے سے ان سب کی تائید کرتا ہوں. حکومت پہ نہیں ہم کرتے ہیں، ہم ان کی پالیسیز پہ، ہم ان کی بات پہ، ان کے عمل درآمد پہ. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو فائٹ کیا، اپنا کیس لے کے گئے. لیکن مسئلہ وہ ہے، مسئلہ ہماری حکومتوں کی طرف سے ہوگی کوئی کمی بیشی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے عالمی قوتوں کے اپنے انٹرسٹ. جیسے کہ بشیر صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مارکیٹ ہے، یہ بڑی منڈی ہے. دیکھیں دنیا کی بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں، جیسے میں نام لینا جس کا نام لوں گا اس کا بھٹا بیٹھے گا، وہ ادھر بھی کاروبار کرتی ہے ادھر بھی کاروبار کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے چاہتی ہے کہ ہم اس سے لڑائی کریں؟
क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ेंगे हम कहेंगे वो ये चीज़ का बाइकाट करो, इस चीज़ का बाइकाट करो, ये इंडिया में चलती है, ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये, वो चाहते झड़पें भी लगी रहे। अच्छा, ये भी नहीं चाहते कि मुकम्मल लड़ाई हो, वो ये भी नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लिखा था, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो जिन्होंने जब कब्जा किया ना बांग्लादेश में, तो उन्होंने फिर इधर चढ़ाई कर दी इंडिया ने। तो उसने कहा हमने तुम्हें सिर्फ, अपनी बुक में उसने लिखा, किसी मैं आपको रेफरेंस भी उसका कोट कर रहा हूँ, उसने कहा हमने तुम्हें सिर्फ इस पाकिस्तान की बात की थी, मगरबी पाकिस्तान की बात नहीं की, बस रुक जाओ। तो सिंध में उसने फौजी अपनी रोक दी, उन्हें चढ़ाई नहीं की। तो यहाँ तक वो पंजाबी में कहते हैं नंगे हैं कि उन्होंने इस तरह सपोर्ट की उसकी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा बशीर अहमद साहब, ये टेररिज्म की अगर बात की जाए, कश्मीर है इतना माशाल्लाह खूबसूरत, लोग बाहर से दूर दूर से आज़ाद कश्मीर की बात कर रही हूँ देखने के लिए उसको आते हैं। तो अगर मेरे ख्याल से जो हमारा दूसरा कश्मीर है वो भी हमारा हिस्सा बन जाए तो ये ज्यादा इसको फरोग मिलेगा। मैं थोड़ा सा पहले शाह साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी। ये एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज होती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एस्टेब्लिशमेंट को हमको इतना गुड सेंस में मतलब उतना बहुत रिगार्ड उसमें नहीं रखते। एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आपका पाकिस्तान बेशक बेशक, ये एस्टेब्लिशमेंट ना होती, आई एग्री विद यू, इसको एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं, वो उसका ना वो अगर ना होती आपका पाकिस्तान कायम ना रहता। और आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट। बेशक, बहुत इतना दिल Proud, इतना हुआ, जोश आ जाता है ना। हाँ, ये हमारी बिल्कुल, ये हमारे दफा के लिए वो लोग अपनी जानें देते हैं जी। आप एक दिन आप सियाचिन में गुजार कर जरा देखें और क्या होता है, और रात को फिर आप देखें ये क्या हम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है। हम इधर बैठ के याशियां करते हैं और फिर कहते हैं जी फलां तो फलां। ये अगर ना होते तो हम भी इधर ना होते, बेशक, हम पता नहीं कहाँ होते। ये नहीं समझ आती लोगों को। ये नहीं, वहाँ पे आप दिन को गुजारा नहीं कर सकते, रात तो बड़ी मुश्किल रात है जो रात को और फिर अपनी जानों का कुर्बाना, और ये डेड बॉडीज आ रही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इंसान है ना, वो हमारे भाई है ना, वो हमारे ऊपर कुर्बान हो गए ना, हो गए हमारे मुल्क पे कुर्बान। और आशा ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाए। आशा तारीख ये गवाह है कि उस वहाँ पे दुश्मन के गोले बारूद से हमारे शहीद कम हुए, ज़्यादा जो हुए हैं वो मौसमी तगय्युरात की वजह से हुए हैं, मौसम की शिद्दत की वजह से हुए हैं। आज भी कहीं ज़्यादा हमारे जो शहीद हैं वो इस वजह से हैं। दुश्मन ने इतना वार नहीं किया, दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उस संगीन मौसम ने किया। तो ये मैंने इसी पॉजिटिव बात की, जो एस्टेब्लिशमेंट वो उसने संभाला, उसने जो पॉलिसी दी और हर दौर में अच्छी पॉलिसी दी है। तो अब आते हैं, आप कहती हैं सियाहत के। जी जी बिल्कुल आएंगे, हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इससे पहले, ताकि फिर हम उसको तफसील में नाज़रीन को बता सके। छोटा सा ब्रेक लेते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ जाएगा। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं।
वेलकम बैक। हम बात करें 23 मार्च और पाकिस्तान को लेके। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। तो ये चीज़ें सुन के बड़ा जो है ना वो हमें हमारा खून भी जोश से वो जो हो जाता है। तो मैंने सवाल आपसे पूछा था बशीर साहब के अगर टेररिज्म की बात कर ली जाए, सैर व सियाहत पे बात कर ली जाए, तो उस पे आप अपना नजरिया बताएगा। वो आपने सुना होगा, अगर गर फरदौसे बनी हमीयस तो मीयस बर्रोइज हमीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस। अगर दुनिया में जन्नत है तो ये कश्मीर ही है। बिल्कुल जी, इसको कहा जाता है बेशक, इतना खूबसूरत कश्मीर। मैंने कुछ देखा हुआ है। ये आपका यहाँ जो हमारे पास कश्मीर है, वो कश्मीर तो ज्यादा अच्छा है, मैं आपको बता दूं। जी जी, असल कश्मीर जो है ना वो उनके पास है, हमारे पास टेरिटरीज हैं। अच्छा, तो ये हम इसको वो ज्यादा ये भी कश्मीर है खूबसूरत। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। असल कश्मीर जो है, असल कश्मीर वो इंडिया के कब्जे में है। लेकिन यहाँ जो हमारा कश्मीर तो ये इतना खूबसूरत है, तो फिर इतना खूबसूरत है, आप लोग यहाँ इसको गो थ्रू नहीं हो सके। यहाँ रोड्स का मसला है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, यहाँ अंदर नहीं जा सके। आजाद कश्मीर में भी बेइंतहा खूबसूरत इलाके, नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला ने बहुत जेनरस होकर दी हुई है। इतनी आबशारें, इतने पहाड़, इतने परिंद चिरिंद, और इतनी वो हम वाइल्ड लाइफ। यहाँ हमें सिर्फ अप्रोच नहीं है, जा नहीं सकते, उसको डिवेलप नहीं कर पाए। और वो भी क्यों नहीं डिवेलप पाए? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज। इसी वजह से हुआ कि अच्छा, ये आजाद कश्मीर और जो कश्मीर वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक लाइन है। आपको बताऊं, एक जगह ऐसी है लीपा, उसमें मुझे किसने बताया कि एक घर है, घर का इधर का दरवाजा खुलता है पाकिस्तान में, इधर का इंडिया में खुलता है। जुड़ा हुआ है। क्या बात है। ये नीलम वैली है। नीलम वैली इतना खूबसूरत है, कभी आपका इत्तेफाक हो, बल्कि प्रोग्राम बनाए आप लोग भी। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं फैसिलिटेट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। वो वहाँ दरिया है बीच में, उधर इंडियन कश्मीर, इधर हमारा कश्मीर। ठीक है, इधर भाई एक रहता है, इधर एक भाई रहता है। लेकिन अगर मर जाता है तो ये यहाँ से रोता है उसको देखकर। अगर उस भाई की बेटी की शादी है तो यहाँ से देखेगा, वो डोली उठाते हैं, उठा के दरिया के किनारे लाते हैं कि ये, और फिर जोर से चीख मारते हैं कि ये फलां की शादी है तो तुम भी आओ। वो लोग नीचे जाते हैं, वहां रोते हैं, बजाय हंसने के, खुशी करने की शादी में रोना और दुख में उसमें इतना अजाब है। मतलब आप जरा आंखें बंद करके सोचें कि एक भाई की डेथ हो गई है, वहां उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और दूसरा भाई यहाँ खड़ा है और देख रहा है, वो उसके पास नहीं जा सकता, उसका मुंह नहीं देख सकता, उसके पास जा नहीं सकता। ये कश्मीरियों ने बर्दाश्त किया हुआ है। कश्मीरियों के भी सब लोगों को कदर करनी चाहिए। बेशक उनका जज्बा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है पाकिस्तान के लिए। और ये अगर इसी चीज को आप सोचें कि कितना उन्होंने, कितना अपने आप पर लिया है, कितना बोझ उठाया है, कितनी मुसीबतें उठाई हैं, एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये आप सियाहत की बात कर रही थी, यहाँ आप सियाहत का भी है, टूरिज्म का हो रहा था साहब। पार से एक गन लेकर बैठ जाते हैं, फायर खोलते हैं, मर जाते हैं, मदद पूछने वाले कोई नहीं है। गाड़ी आपकी जा रही है, स्याह है, मार दिया, ना कोई केस, ना कुछ वो जी इंडियंस ने मार दिया जी। तो ये तो इस वजह से सियाहत का मसला बना हुआ है। वरना ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है लोग। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कश्मीर का एक दूर दराज इलाका था वो हमारे पास है, इसका मैं कहता हूँ ये असली कश्मीरों के पास है। ये अगर असली नहीं भी है तो ये इनके स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, खूबसूरत है, इतना खूबसूरत और इंडिया का बात ही और है। बिल्कुल। अच्छा, जो बशीर साहब ने बात की ना कि पिछले दिनों में, पिछले सालों के अंदर एक बस का वाक़या था, जो स्टूडेंट बस जा रही थी, तो उसको उन्होंने उधर से अटैक किया और काफी लोग वहाँ पे शहीद हो गए। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा सेकंड करने लगा अपने नाज़रीन की जी, कानून की अवेयरनेस के लिए, कि अगर एक तरफ एक भाई है, दूसरा भाई है, तो एक तरफ पाकिस्तानी सिपाही है और दूसरी तरफ इंडियन सिपाही है। अगर दो भाई भी हैं तो फिर दूसरी तो दोनों मुखालिफ भी हैं। तो कई दफा जैसे इन्होंने कहा कि जैसे आप रोड से गुजरते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट, चूंकि वो हाइट पे हैं, हम नीचे हैं, तो वो डायरेक्ट फायर करते हैं। हमारी जो भी कार्रवाई गुजर आता है, जो भी सिविल कार्रवाई की बात करूँ, आर्मी से जो गुजर है उसकी तो हम बात नहीं करते। जो आप सैर साथ के लिए गए अपनी फैमिली के कार में जा रहे हैं, तो ऊपर से आपको अटैक कर देगा, गोली फायर कर देगा, तोप का फायर। तो ये हालात कब तक, ये हमारे कब तक बेहतर हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ? ये बेहतरी तभी आएगी जब आर्मी कोतों को होश आएगा कि इस मुल्क के अंदर तिजारत
اس طرح نہیں کہ جیسے اچھی طریقے سے بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بلیک میل کر کے کھانا ایک ہی دفعہ کھاؤ گے، اگر آپ اس کو پیار سے کھاؤ گے تو کھاتے رہو گے، انڈے کھاؤ گے تو ہمیشہ کھاتے رہو گے، مرغی ذبح کرو مرغی ایک بار ہی، ہاں جی. تو یہ جو عالمی قوتیں ہیں اس میں سب کے نام لوں گا، فرانس ہے، برطانیہ ہے، رشیا ہے، امریکہ سر فہرست ہے، وہ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جیگوار بیچتے ہیں، اپنے معراج بیچتے ہیں، اپنے مفادات دیتے ہیں صرف. لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ وہی پیسہ ان کی تیل کی حوالے سے یہاں پہ لگے، ایجوکیشن کے حوالے سے لیبارٹریاں بنے، اور بہت سے آئی ٹی کا اس وقت بہت بڑا کام ہوتا ہے، آئی ٹی کی جی وہاں سے یہاں سے افرادی قوت ان کو بنے، تو بڑے پرامن طریقے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اچھے سے. جیسے آپ کو یورپ یونین کی مثال دی کہ ایک ملک سے آپ انٹر پوری یورپ گھوم کے آپ اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ صلح صفائی کے ساتھ بھی اچھے کام ہوتے ہیں، اور بات ہمیشہ ٹیبل ٹاک بھی ختم ہوتی ہے، گن سے، فائر سے، تلوار سے کبھی ختم نہیں ہوتی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ٹریول اینڈ ٹورزم کی بات کی اپنے، میں نے پہلے بھی اس کو کئی دفعہ کہا کہ آپ تو ہماری آئس فیئر کا یہ بیانیہ ہے ٹیرزم سے ٹورزم تک، اور ابھی جو ہمارا بیانیہ آئس فیئر نے دیا ہے ایک قوم ایک منظر، تو یہ قوم ہماری، یہ پاکستانی قوم نہیں خالی، یہ کشمیری ہمارے ساتھ ہیں، گلگت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ قوتیں بھی جن کو ہم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، جیسے جوناگڑھ کی بات کر رہا ہوں، ریاست جوناگڑھ کی ریاستیں ان کو بھی ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. تو ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں کہ ان جو غاصبانہ حملہ کہیں پہ بھی ہے، بھلے وہ کشمیر پہ ہے، بھلے قبرص پہ ہے، بھلے جو میں نے ریاستوں کی بات کی، کہیں پہ بھی ہم ظلم کے ساتھی نہیں ہیں، ہم امن کے ساتھی ہیں. بالکل جی، بالکل امن کے ساتھی ہیں. تو اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گی، جو ہماری آزاد کشمیر کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے ان کو حقوق دیے ہیں، تو کیا کوئی جو دوسرا کشمیر ہے اس میں بھی ایسی کوئی ہوتی ہیں، بھارت کوئی دیتا ہے ان کو حکومت اس کی ریلیف وغیرہ؟ میں آپ کو بتاؤں، آزاد کشمیر میں تو لوگ آزاد ہیں جی، یہاں تو خود مختار ہیں، ووٹ کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اپنی حکومت کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ ایز اے پارٹ آف پاکستان کام کر رہے ہیں. انڈیا میں پرابلم ہے، انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ایک پہلے رکھا تھا اپنے اس میں آئین میں کہ وہ وہاں نا لوگ باہر سے آ کر زمین وغیرہ پرچیز نہیں کریں گے. اچھا. ابھی اس مودی سرکار نے وہاں لوگوں کو شہریت، اس نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، شہریت پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل دے دی. وہاں فوجی جو فیملیز رہتی تھی جنہوں نے سرو کیا تھا ان سب کو دے دی وہاں. تو اس طرح وہ ڈیموگرافک چینج کر دیں گے، یہ مطلب وہ کشمیری اقلیت میں آ جائیں گے، اور ان کے لوگ چونکہ انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے، اچھا تو زیادہ جائیں گے تو وہ پھر اقلیت میں ہو جائیں گے. پھر اگر اس وقت گاڈ فاربیڈ اس وقت پھر اگر سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہو جائے گی پھر تھوڑا پرابلم ہو جائے گا. اچھا. وہ اس طرح ہے، تو وہ وہاں تو بہت تنگ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. وہ انڈیا میں تو وہ بیچارے مطلب حقوق تو ان کو ملتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے تھوڑا سا اور بھی مسکنسپشنز ہیں. وہاں شیخ عبداللہ تھے ان کا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے والد، وہ انہوں نے بھی بہت قید و بند صحیح تھی، گرچہ وہ ان کے زیادہ وہ کرتے تھے، ان کی جھولی میں بیٹھ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی قید و بند، قید ان کو بھی بڑے سال، پتہ نہیں 20 ایئرز کی، سم تھنگ 26 ایئرز اس طرح وہ قید رہے تھے. وہ نہرو کے دوست تھے، اندرا گاندھی کے بھی دوست تھے. ایون دین انہوں نے بلکہ ان کے پٹھو تھے. ابھی انہوں نے جو اٹھایا یہ کیا نام لیتے ہیں کشمیر میں جو اپنا انفلٹریٹ کر گئے، وہ سارے لیڈرز کو گرفتار کر گئے، وہ سارے کو ڈیٹین کر دیا. کوئی سال اندر ہے، کوئی 2 سال سے اندر ہے، کوئی 3 سال سے اندر ہے. باہر نکلتے ہیں تو پابندی ہیں. اور وہ لیڈر بھی عام لیڈر نہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، لیکن ان سب کو دبا دیا انہوں نے. اب کریں گے کیا؟ یہ کہہ رہے تھے نا شاہ صاحب کہ وہاں بارڈر پر ایک طرف ہمارا سپاہی مسلمان کھڑا ہے، ادھر مسلمانوں کو انہیں نہیں رکھا ہوا، ادھر تو ہمارے ہیں، ادھر ہمارے سپاہی، وہ انڈیا نہیں ہے، ادھر انہوں نے اپنی دوسری آرمی، انڈیا نہیں ہے، وہ مطلب دونوں دشمن کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہا تھا کہ دونوں آمنے سامنے، لیکن وہ انہوں نے اپنی آرمی مسلمانوں کا وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، وہ پاسبل مسلمان آرمی. تو حقوق کی تو پھر کیا ہی بات. لیکن جو آپ نے بات کی نا، جیسے بشیر صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کو ہم نہ کشمیر سے علیحدہ سمجھتے ہیں، نہ وہ ہمیں علیحدہ سمجھتے ہیں، بلکہ نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کشمیر ہونے کا پاکستان. یہاں پہ بھی ووٹ رائٹ ان کو ہے کشمیریوں کو، یہاں پہ بلکہ کوئی 12 سیٹیں شاید یہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے. جب بھی کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں تو 12 سیٹوں 12 حلقوں یہاں پہ بھی ان کے ہوتے ہیں. اور اسی طرح وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں آ جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، جو بزنس کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو کوئی ایسی سہولت میسر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی سیٹیں ہیں ان کی قومی اسمبلی کے اندر، نہ ہی ان کی کوئی سسٹم ایسا، بلکہ وہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پریس کیا جائے جتنا پریس کر سکتے ہیں.
बल्कि वहाँ पे प्रेस की आज़ादी भी नहीं है। नहीं दूसरा है। प्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। प्रेस वो वाला प्रेस है, फिर प्रेस की आज़ादी भी नहीं है। आजादी भी नहीं है। तो ये इंटरनेट जो है जी, वो कई महीनों से खत्म किया उन्होंने, खत्म कोई किया। तल्लक नहीं उनका, कोई दुनिया से मतलब कि बिल्कुल कट के रखा हुआ है। हो। मैं थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ा दूं। वहाँ जो स्टूडेंट जाते हैं ना इंडिया के, जी। इंडिया में पढ़ने के लिए उन स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया जाता है। उनको आम लोग पकड़ कर मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कि कुछ लड़के मार भी दिए, जान से भी चले गए। और इन लाइटर मूड में आपको यहाँ का बताऊं, मेरी बचपन की बात है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे तो ट्रेन में बैठ गए, तो ये ट्रेन आई थी पेशावर से, तो वो कोई खान साहिबान थे, वो पूरे सीटों को कब्जा करके बैठे हुए थे, वो बैठने ही देते थे लोगों को ना। तो मुझे पूछा किधर क्यों, मैंने कहा कश्मीर को, तुम तो हमारा भाई है। क्या बात यहाँ है, तो हमारे साथ भी शुरू किया इतनी मोहब्बत, इतना माशाल्लाह से। हम भी इस तरह करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कराची में वो जो दहशतगर्दी होती थी, वहाँ भी कश्मीरी को नहीं मारते थे। वो कहते हैं ये हमारे भाई उनको मोहब्बत से हाँ, ये आती है। हमारे साथ तो बहुत अच्छा सलूक है मोहब्बत से यहाँ। रखते यहाँ तो बहुत अच्छा, ना कोई रुकावट है, ना कोई इस तरह का मसला है, ना कुछ है। कुछ है। वहाँ इंडिया में तो बहुत जुल्म है जी, जुल्म वहाँ है, तो बर्बरियत है जी, बहुत- बिल्कुल। इस पे तो जितनी बात कर ली जाए ना मेरे ख्याल से कम है, और इतना हमारे अंदर इस चीज को लेके जज्बा है। इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्दी हमारा कश्मीर हमें मिलेगा। इंशाल्लाह। तो जो पैगाम बशीर अहमद साहब आप देना चाहे नाजरीन को कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो प्लीज बताइएगा। अल्लाह पर हमें भरोसा रखना चाहिए, अपनी जद्दोजहद को जारी और सारी रखना चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज्यादा दी हैं जी, बिल्कुल। लाखों लोग शहीद हो उसको याद गए, रखना। जख्मी हो गए, दर बदर हो गए, हिजरत कर चुके हैं, तालीम जी। कुर्बान कर चुके, असमतें कुर्बान कर चुके। हमें इस पर मजबूती से कायम रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियां जाया नहीं करेगा। हमें इंशाअल्लाह इस मौजूदा हुकूमत से भी तवक्को है, इमरान खान की भी नीयत ठीक है, मौजूदा हुकूमत की भी नीयत ठीक है, और वो जो आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनकी नीयत भी माशाल्लाह हमारे साथ बहुत, आज तक हम उन्हीं की मदद की के होते हुए आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना ये कब तक गड़बड़ हो गई होती। बिल्कुल तो सही बात बड़ी है। उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला करेगा, और वो वक्त आएगा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा जी, और हम लोग इंशाअल्लाह। आजादी का सांस लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाह साहब आपसे पैगाम भी जाना चाहूंगी, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी बात है कि OIC और जो बाकी दुनिया की फॉर्म, उसको जो अगर हम बात करेंगे वो क्या किरदार अदा कर रही है इसके लिए, थोड़ा सा बिल्कुल ये बताइए। उनका एक बहुत बड़ा किरदार है अगर वो करना चाहें, लेकिन हम बदकिस्मती से कहते हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा को तो रोते हैं, लेकिन हमारी OIC ने कुछ नहीं किया, कुछ वो नहीं करती है। कुछ नहीं करती, कुछ उसमें कोई करार ऐसी नहीं। जब भी हम कोई मिलते इस्लामी के लिए बेहतरीन फोरम देते हैं कश्मीर की आज़ादी, हम सिर्फ अपनी आज़ादी की बात नहीं करते, हम फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं, हम कब्रस की भी आज़ादी की बात करते हैं, हम हर उस जगह बात करते हैं जहाँ पे मजलूम है। लेकिन OIC हमेशा हमें मायूस करती है, अक़वाम मुत्तहिदा मायूस करती ही है, जबकि ये बड़े अदारे हैं, इनको हमारी सरपरस्ती करनी चाहिए, सुलह सुलह करनी चाहिए, और उन करारदादों पे जो खुद इंडिया, जैसे बशीर साहब ने कहा इंडिया लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा, कम से कम उनकी पासदारी करनी, जो इस्तीफा साहब रहे वो खुद देना चाहिए, खुद इरादत देना चाहिए कश्मीर को, ताकि वो जल्द आज़ाद हों और अपने तरीके से इसको मतलब इसको जो है इस पे आंखें ना बंद करें, आंखें अपनी खोलें। दूसरा और सियासत के हवाले से मैं कहूँगा, अगर कोई डेलीगेशन टूरिज्म का आता है, टूरिस्ट का आता है, वो पहले पाकिस्तान आए, फिर बांग्लादेश जाए, फिर इंडिया जाए, ये सारा खिता जिसे हम पाको हिंद कहते हैं, ये बड़ा रिच खिता है। यहाँ पे ऐसी तरी है, आज से 5000 साल पुरानी तरी है। इख्तिलाफात खत्म होंगे यहाँ तो पे ये जो है यहाँ पे टेक्सास यूनिवर्सिटी है, इसी तरह इंडिया के अंदर बहुत से हमारे तरीखी मकामात हैं, तो इसी तरह टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर अमन कायम हो, अमन कायम हो, वही अपने इख्तिलाफात खत्म होंगे तो उसके बाद ही जो है वो अमन की तरफ हम जा सकेंगे। तो पैगाम भी जो आप देना चाहें हमारे नाजरीन को इसके हवाले से, मार्च के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, आपको मतलब हमारा इतना अच्छा महीना चल रहा है, तो वो बताइएगा शाह साहब। जैसे बशीर साहब ने कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारी अमन की जमानत है, बेशक ठीक है, बेशक और जो भी हुकूमत है, किसी की भी हुकूमत है, जैसे अभी इमरान खान के कंधों पे ये बोझ है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या कुछ कर सकता है, सारी कौम उसके साथ है जी, बिल्कुल हम सब एक साथ खड़े हैं। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है, और मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे हैं, तो ये चिराग जला है, तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, अगले मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।